हेलो एंड वेलकम टू रन एकेडमी। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए जान लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच ऑफ रिएक्शन प्रोसीड्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और वो जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करके हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो भी फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, दूसरा मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स एंड थर्ड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन और दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन एंड जो हमारा तीसरा है वो है मॉडरेट स्पीड। तो जो हमारा पहला वाला है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब कि जो एकदम जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो। जैसे कि हम किसी एक्सप्लोजन को ले सकते हैं, जैसे कोई हम जो बम वगैरह होता है उसका जो विस्फोट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो हम उसको वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इनकी स्पीड जो होती है रिएक्शन की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। और जो एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन मतलब कि हम इसमें वो रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं रस्टिंग का। रस्टिंग का प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है, तो वो वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर में ही पढ़ा जा सकता है। और जो तीसरा हमारा जो रिएक्शन है वो है मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी स्पीड जो होती है मॉडरेट होती है। तो इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बताता क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, उसे चेंज होने में कितना उसने टाइम लिया, तो टाइम टेकन। ठीक, तो ये हमारा देता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा की पॉजिटिव होती है। ठीक, तो अगर हम इसको अगर हम रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखेंगे, तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि वो टाइम के हिसाब से घटती जाती है और हमारे प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को अगर लिखना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए अगर हम आर को सिंबल माने, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमने एक रिएक्शन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और इसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, वाई बी गिव्स जेड सी प्लस डब्ल्यू डी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी जो है ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है ये सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना होगा। ठीक, तो अगर हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपान में डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। ठीक, और अगर जब भी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं तो फिर हमें एक आगे माइनस साइन लगाना होता है, क्योंकि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी फाइनल वैल्यू जो होगी वो लेस होगी इनिशियल वैल्यू से। क्योंकि जब हमारा रिएक्शन होता है तो हमारा जो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा, प्रोडक्ट कोई भी ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसके सामने पॉजिटिव साइन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेल्टा सी आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारे जो फाइनल वैल्यू रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन रहेगी प्रोडक्ट की, वो हमेशा इनिशियल से ज़्यादा ही होगी। क्योंकि जब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, तो जब रिएक्शन होता रहता है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता जाता है, तो मतलब हमारी फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगी। तो डेल्टा सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। ठीक। और अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको लिखने का तरीका ये है कि जो, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट को लिखने का तरीका एक ही है कि रेट इक्वल टू, हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस जो है उन पे कुछ पावर लगाना होता है। मान लेते हैं कि हमारा कोई पावर है ए, ठीक। और अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लेते हैं, उस पर अगर हमने लगा लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी लगा लिया, तो ये ए और बी जो है वो वो जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो के है, के हमने कोई एक कांस्टेंट को माना है, तो हमारा जो रेट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और उन उन पे कुछ पावर होता है। वो पावर जो होता है ए और बी जो हमने यहाँ माना है, तो वो हो सकता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी, और ये भी हो सकता है कि उनके कोफिशिएंट के बराबर ना हो। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म में। तो अगर हमारा कोई रिएक्शन है, जैसे M1A प्लस M2B गिव्स N1P प्लस N2Q, तो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ए और बी जो है ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कि वो डिसअपीयर होते जा रहे हैं। तो उनको हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो जब डिसअपीयरेंस की बात हो जाएगी तो हमारे हमें नेगेटिव साइन यहाँ लगाना ही पड़ेगा, नेगेटिव साइन ऑफ डी अपन डी टी लिखना पड़ेगा। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी सिमिलरली लिख सकते हैं माइनस का डी वी बाई डी टी। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बारी जब आती है, तो प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी लिखेंगे। तो अपीयरेंस ऑफ पी के लिए यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, तो उसे लिखे चाहे ना लिखे उससे कुछ मतलब नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी टी। सिमिलरली लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू, जो कि एक प्रोडक्ट है, तो वो भी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हमारे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको वन अपान करके लिखना होता है, वन अपान M1। फिर जो हमारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है उसे लिखना होगा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। या फिर वन अपान M2 माइनस का डी वी बाई डी टी, या फिर वन अपान N1 डी पी बाई डी टी, या फिर वन अपान N2 डी क्यू बाई डी टी। हमारा ऊपर एक चीज़ छूट छूट गया, जो कि था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर हमने ये रिएक्शन लिया था x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो हमें यहाँ पर उसके लिए उस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें वन अपन एक्स करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जो हमारा इधर है इसमें वन अपान में वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ जब हम निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है, जैसे अगर हम कोई एक रिएक्शन एज्यूम करें, जैसे कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो हमारा रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर, कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा x मान लेते हैं,
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, कोई भी पावर होगा जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरा ले सकते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई ले लिया। ठीक, तो ये जो पावर्स होते हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यू जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए और बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन आया उसको लिखने का तरीका यही है, रेट इक्वल टू, अब हमें जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लिखना होगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मास लॉ क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि इसमें जो पावर्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू मास एक्शन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो यह एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से हम रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट कांस्टेंट जो हमारा था, वो रेट कांस्टेंट जो है ये के की वैल्यू जो होती है वही रेट कांस्टेंट हमें देता है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर 1 मोल/लीटर मान लें, 1 मोलर मान लें, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो वही कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो अगर हम सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लें तो फिर उतने समय जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक, और ये क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली बताता है जो भी हमारे रेट लॉ में लिखा हुआ है। जैसे हम रेट लॉ में लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की पावर में जो लगे होते हैं, अगर हम उन पावर्स का सम कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन देगी। ठीक, तो अगर हमारे पावर्स जो है एक्स और वाई हैं तो एक्स प्लस वाई जो है हमें ओवरऑल रेट ऑफ ओवरऑल जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक, और ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। तो वही बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली होता क्या है, द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू गिव अ प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कई तरह की हो सकती है। जैसे अगर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अगर 1 हुए, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अगर ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 1 हुए तो जो मोलिकुलरिटी होगी वो होगी यूनिमोलर, यूनिमॉलिक्यूलर। तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, और अगर नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो अगर 2 हो गए, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है मतलब कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो अगर 2 हो गए तो हमारा जो रिएक्शन होगा उसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और सिमिलरली अगर हमारे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 3 हो गए तो ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक, और उसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो हम देख रहे हैं NH4NO2 का डिकम्पोजिशन है जो कि N2+2H2 को दे रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है रिएक्टेंट जो है वो एक ही है। ठीक, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसी तरह O2F2 का एग्जांपल दे सकते हैं जो कि O2+F2 में टूट रहा है।
तो फिर इसके भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 1 ही है, तो इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। फिर अब देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ HI, तो इसमें जो है 2 मोल्स ऑफ HI टूट करके H2 प्लस I2 बनाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो 2 हैं, तो इसलिए ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जैसे कि हमारे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, तो वो मल्टीपल स्टेप में होते हैं, तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो कई स्टेप्स में होते हैं, तो उनका रेट डिसाइड करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रहा है, तो उन स्टेप्स में से हम देखेंगे कि कौन सा स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप होगा वही हमें रेट ऑफ रिएक्शन देगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हमारा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। अगर हम इसे देखें तो हमें लग रहा है कि इसकी इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 2 होगी, ठीक। और फिर अगर हम इसका रेट रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि K N2O2, और उसकी अगर हम देखें कि उसकी पावर जो है कुछ x वगैरह जाएगी, ठीक। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इसको लिखने के लिए क्या क्या करेंगे हम? तो अगर हम देख रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसको हम मान सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो अगर हम देखें कि इफ द रिएक्शन ऑकर बाय द कोलिजन ऑफ द 2N2O5 मॉलिक्यूल एज इंडिकेटेड बाय द बैलेंस्ड इक्वेशन, इट वुड बी ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। लेकिन जब हमने रेट लॉ लिख करके देखा तो इसका रेट लॉ आया था K N2O5 की पावर 1, मतलब कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल करके आ गया। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? बल्कि हमें देखने में आ रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इस रिएक्शन को इसके स्टेप्स में तोड़ेंगे कि कैसे ये कितने स्टेप्स में टूट सकता है। तो एक स्टेप हम देख रहे हैं कि जो N2O5 है पहले NO2 प्लस NO3 में टूट रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो हमारी जो N2O5 मॉलिक्यूल्स होंगे वो NO3 के साथ रिएक्ट करके 3NO2 प्लस O2 दे रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस का सम ही हमारा ये फाइनल रिएक्शन है, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्टेप 1 है वो स्लो स्टेप है, और जो स्टेप 2 है वो फास्ट स्टेप है। तो हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो देता है, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है वो हमारा स्लो स्टेप होता है। तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे, स्लो स्टेप को ही कंसिडर करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, ना कि 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस बता रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जितनी होती हैं उसे मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है इन द रेट लॉ। तो जो हम रेट लॉ लिखते हैं उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स होते हैं एक्स एंड वाई, जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उनका जो सम होता है वही ऑर्डर देता है। और इसमें क्या करें, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर वैल्यू, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर ही होता है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। सिमिलरली हम इसके और भी ऐसे डिफरेंसेस देख सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या बताता है? तो जैसे कोई रिएक्शन है अगर वो एक स्टेप्स में सिंगल स्टेप में ही खत्म हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर हम एक रिएक्शन एज्यूम कर रहे हैं ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप में ही खत्म हो जा रहा है। तो इसका जब हम रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू के, कोई एक रेट कांस्टेंट लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखेंगे। तो ये कोई हमारा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैन नेवर बी एलिमेंट्री। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी हम देख सकते हैं ऊपर जो हमने रेट लिखा है इसके लिए।
फिर दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप्स, मतलब कि ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं, इनके कई स्टेप्स हो सकते हैं, 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 स्टेप हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा स्टेप से जो भी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ही हमने जो स्लो स्टेप था उसी को हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखा था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होता है अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द अदर रिएक्टेंट्स इन टेकन इन लार्ज एक्सेस। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हम किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो फिर हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर के देख सकते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक, तो अगर हमने ईस्टर का फार्मूला CH3COO C2H5 प्लस H, फिर H2 के साथ हमने रिएक्शन कराया तो हमारा CH3COOH C2H5OH आया। ठीक, तो अगर हम इसका रेट लिखने की कोशिश करें तो रेट कांस्टेंट K आएगा, CH3COO C2H5 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और फिर मल्टीप्लाई रहेगा H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम देख रहे हैं अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसका जो ऑर्डर आएगा तो वो सेकंड ऑर्डर आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ये शो कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा ले लें, एक्सेस में ले लें, जैसे कि अगर हम H2O की कॉन्सेंट्रेशन को एकदम एक्सेस में ले लें तो फिर हमारा ये जो रिएक्शन है वो एक सिंगल ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यही कह रहा है कि वाटर इज इन एक्सेस देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड H2O इज टेकन एज द कांस्टेंट, देयरफॉर रेट जो हो जाएगा वो K-CH3COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा, अगर हम वाटर को एक्सेस में ले रहे हैं तो फिर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को जो है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी जो है हमेशा ओवरऑल द रिएक्शन जो है कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि ये एक्सेस में है तो इसमें थोड़े से चेंज को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इससे जो है हम कह सकते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन में कांस्टेंट ही बनी रहेगी। इसलिए जब हम इसके लिए जब रेट लिखेंगे तो उसके लिए हम एक नया कांस्टेंट K डैश इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि बराबर होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसका एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं जो कि है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो अगर हम इसमें देखें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, तो केन शुगर का एक एग्जांपल देखते हैं C12H22O11, ये इसका फार्मूला है। इसको जब एक्सेस ऑफ H2O में लिखें तो जो हमारा रिएक्शन होगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक, तो इसमें जो पहला वाला C6H12O6 है वो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा वाला हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रक्टोज को। ठीक, तो ये भी एक हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हाफ टाइम का तो वो सब भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्टेंट्स rate of reaction independent of the initial concentration of the reactants are said to be zero order reaction। तो ऐसे रिएक्शंस जिनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से, उन्हें बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो अगर हम इनके लिए रेट लॉ लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो पहले हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि H2 plus Cl2 gives 2HCl, 2NH3 gives N2 plus 3H2, reaction between acetone and bromine, dissociation of HI on gold surface,
एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो अगर हम जैसे मान लें कि जो हमारा एक ए है, ठीक, कोई ये हमारा रिएक्टेंट है, ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हम t इक्वल टू जीरो पे जब मानेंगे, तो t इक्वल टू जीरो पे हमने माना कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो a था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा t इक्वल टू जीरो पे। लेकिन अगर हम t इक्वल टू टी सेकेंड पे देखें, कुछ टाइम के बाद देखें, तो हमारा क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो चुका होगा। मान लिया हमने x जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट जो है x ही बना होगा, ठीक। तो अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए अगर हम रेट लिखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, माइनस का डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। क्यों ए की पावर जीरो, क्यों, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो लिखेंगे और ये रेट को लिखने का तरीका है माइनस का डी ए बाई डी टी। क्यों माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये डी ए बाई डी टी जो है ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रेट को लिखते हैं तो हम माइनस साइन को आगे लगा देते हैं। तो इससे हम डिराइव करते हैं अपने इक्वेशन को, देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है हमारा क्या हुआ, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन में, वो डी ए बता रहा है। तो उसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो है तो इसको हम ए की पावर जीरो की वैल्यू बनी आएगी तो इसको हम के लिख सकते हैं। तो अगर हम डी टी को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लिया ये टाइम टी पर था कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू के टी प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आएगा, ठीक। तो अगर हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू अब निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो निकालेंगे, क्या आता है हमारा। तो एट टी इक्वल टू जीरो अगर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, प्लस में सी आएगी। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट आया, ठीक। ये हमारे सी की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी। हमारे ये फाइनल इक्वेशन आ गया, ठीक। ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया। तो अगर हमें इसका हाफ पीरियड लिखना है, हाफ पीरियड क्या होता है, हाफ पीरियड वो होता है कि जब हमारा जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ हो जाए, इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाए, तो वो जो टाइम होगा वो हमारा जो है हाफ पीरियड बताता है। तो हाफ पीरियड निकालने के लिए हम इसी वैल्यू में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एट टाइम टी पे जो है टी हाफ पे क्या करेंगे, उसको हाफ लिख देंगे। तो इसी से हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या हो जाएगा, टी हाफ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हाफ हो जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे कि जो हमारी जो वैल्यू आएगी हाफ लाइफ पीरियड की वो आएगी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टू के। अब हम इधर उधर ट्रांसफ़र करके हम देख लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी जो हाफ टाइम पीरियड की या हाफ लाइफ पीरियड की, वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारा जो है हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और ये हमारा रेट रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वो रिएक्शन जिसमें जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, NH4NO2 gives N2 plus 2H2O एंड सो ऑन। और इसमें सबसे मेन हम देख सकते हैं कि जो ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर में आते हैं। तो हम अब इसके लिए भी हम सारे डेरिवेशन कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड का, और फिर एक अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से इक्वेशन डिराइव होता है उसका डेरिवेशन उसका करके देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम एक रिएक्शन मान लेते हैं। मान लिया रिएक्टेंट ए था, ये जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? टी इक्वल टू जीरो पे मान लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो ही रहेगा। और टी इक्वल टू टी सेकेंड पे क्या होगा? टी इक्वल टू टी सेकेंड पे कुछ ये ए माइनस एक्स होगा और ये जो है एक्स बन चुका होगा। अब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? माइनस का डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपान में डी टी, माइनस का डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम इससे अगर लिखने की कोशिश करें तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे जो है फिर से इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन अगर लगाएं, डी ए अपान कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, और यहाँ कॉन्सेंट इंटीग्रेशन के साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको साइन सॉल्व करेंगे तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का, माइनस पहले से था, 1/a का कॉन्सेंट्रेशन ln a लिख देंगे इज इक्वल टू के डी टी का क्या आ जाएगा? के टी आ जाएगा, प्लस में कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो हमारा c की वैल्यू है, c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वही प्रोसेस करेंगे कि एट टी इक्वल टू जीरो चेक करेंगे। एट टी इक्वल टू जीरो क्या होगा? टी इक्वल टू जीरो पे देखेंगे तो माइनस का ln a इज इक्वल टू क्या होगा? के टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, प्लस में c आ जाएगी, और जो हमारा a की वैल्यू है तो एट टी इक्वल टू जीरो हम निकालेंगे तो हमारी जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? c इक्वल टू माइनस का ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता देगा, तो ये कुछ c की वैल्यू है। तो इस c की वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारे प्रीवियस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, फाइनल जो इक्वेशन लिख करके आ जाएगा वो आ जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इज इक्वल टू ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस का के टी। ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। अब अगर हम इससे इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहें तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए फिर हमें जो है ए टी की वैल्यू जो है a0/2 रखनी पड़ेगी और टी की वैल्यू टी हाफ रखनी पड़ेगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारी जो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करके फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन अब उसमें जो डायरेक्ट हमारा जो फार्मूला निकल करके आ जाएगा वो फार्मूला आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान में टी लॉग ऑफ ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन अपान में ए टी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो ये हमारे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों फार्मूलेज याद रखने की ज़रूरत है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये एक टेबल है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा है कि ये एक डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखेंगे, फिर उनके हाफ हाफ लाइफ कैसे लिखेंगे, उनके ग्राफ कैसे होंगे और उनकी जो यूनिट्स कैसे होगी। तो ये आप ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम जब देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ होता है, तो अगर हम उसके बीच का ग्राफ लगाएं कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बनाएं
तो कुछ ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और जो हमारा टी हाफ का ग्राफ है वो जो है ए, मतलब कि ये जो हमारा कोफिशिएंट था ए, उससे जो है टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए टी हाफ की वैल्यू जो है कुछ इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। ठीक, तो ये सारे ग्राफ्स याद रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम टी टी हाफ की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, तो टी हाफ की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, क्योंकि 0.693 अपन के आ रहा है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। तो टी हाफ की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इसलिए टी हाफ की जो वैल्यू आ रही है, ये इसका ग्राफ देख रहे हैं, एक कांस्टेंट ग्राफ दे रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिमिलरली देख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है बाई अल्कली, तो इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो कोलिजन थ्योरी क्या बताता है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लेविस। अकॉर्डिंग टू इट, फॉर a reaction to occur there must be collision between the reacting molecules. Total number of collision per second in unit volume is called collision frequency. तो collision frequency पूछ लेगा क्या होता है। तो collision frequency क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ collisions पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ collisions हो रहे हैं पर सेकेंड में, वो हमारा बताता है collision frequency, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जनरली इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर ए गैसियस रिएक्शंस। ठीक, गैसियस रिएक्शंस के लिए वो हमें पता है ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो होते हैं पर सेकंड जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो आपस में ज़्यादा टक्कर खाते हैं, तो उनमें कॉलिजन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक, but only a small fraction of these collisions are capable to convert reactant into product। तो उनमें से सारे जो कोलिजन्स हैं वो सारे इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं जो कि प्रोडक्ट बनाए, उनमें से कुछ ही होते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं। तो जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वही जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन्स। तो जो जो कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स है उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ए टाइम। तो फर्स्ट क्या है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो है क्या होना चाहिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कि जो एनर्जी बैरियर जो है वो जो है लो होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन होना चाहिए। तो जो कोलिजन हो रहा है वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक, तो वही कह रहा है कि अगर जो एनर्जी बैरियर जो होता है, एनर्जी बैरियर कुछ उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड कर रहे हैं, तो अगर वो उस बैरियर क्रॉस करेंगे तभी जाकर के प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक, तो उसकी वैल्यू जो हो रही है, उसकी वैल्यू जो है मिनिमम होनी चाहिए। अगर उस एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाने के काम आ पाएंगे। और दूसरा जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन होना चाहिए, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेड मॉडल में एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए, जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन्स की जो नंबर है वो ज़्यादा हो और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बने। तो ये ग्राफ देखते हैं एनर्जी बैरियर के अंदर क्या आता है। एनर्जी बैरियर के अंदर एक आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पॉजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए जिससे कि वो एक केमिकल रिएक्शन करा सके, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो जो कितना मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास है कि वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सके, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो अगर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह का है। ठीक, और अगर उसी का
फिर एक और ग्राफ देखें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एनर्जी के बीच का ग्राफ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ दें। तो हम इसमें देख रहे हैं, पहले वाले ग्राफ में देख रहे हैं, तो इसमें जो है इनिशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, बल्कि हमारी जो फाइनल वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है फाइनल माइनस इनिशियल होती है, तो फाइनल वैल्यू अगर हमारी इनिशियल वैल्यू से कम है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये क्या बताएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू जब निगेटिव आती है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, यानी हमारा हीट जो है वो इवॉल्व आउट हो रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो हमारी इनिशियल एनर्जी है वो जो है कम है, बल्कि हमारी फाइनल एनर्जी जो है बढ़ गई है। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा एच की पॉजिटिव जो होती है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक, तो वही डेल्टा एच कैलकुलेट करके दिखाया कि डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यही है, ये आधे जो ग्राफ है वो फॉरवर्ड के लिए है और जो आधा ग्राफ है वो बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही किया गया जिससे कि हमारा डेल्टा एच की वैल्यू आ रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी चीज़ की कम होगी तो फिर हमारे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है वो कुछ इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो उसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो इस तरफ हमारा जो है एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक, और इधर हमारा जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ही। ठीक, तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं इस तरह से, जो कि ये ग्राफ मान लिया अगर हमने कि बिना कैटलिस्ट के है, ठीक, इन द absence ऑफ कैटलिस्ट, absence ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, तो अगर हम इसी में अगर कैटलिस्ट को ऐड कर दें तो हमें क्या पता है कि जो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। तो एक्टिवेशन अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि इसके नीचे से जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ है ये जो है विथ कैटलिस्ट है, विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगा। और अगर हम इसी की जगह पे कैटलिस्ट की जगह पे अगर हम इनहिबिटर ऐड कर दें, इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर बेसिकली होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कम कैसे करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इस ग्राफ में देख रहे हैं कि वो बढ़ गया है। तो ये क्या है, इनहिबिटर के केस में है, इनहिबिटर। ठीक, ये इनहिबिटर के केस में है। तो ये हमारा ग्राफ बन सकता है। विथ विथ कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है। इनहिबिटर के केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जा रही है तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जा रहा है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है कम बनेंगे। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, वही जो मैंने बताया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में तो मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंड करता है।
For different reactants, number of bonds and bond energies are different, therefore activation energy will be different. तो अगर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर जिन मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड जो है कमजोर होंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली होता है कि उस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी अगर वो उनके बॉन्ड्स वीक होंगे, तो उनसे जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना हमारे लिए आसान होगा, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इस हिसाब से वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिपेंड कर रही है। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि वही ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा था कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है बनेंगे। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ, जैसा कि हम यहाँ केस 2 में देख सकते हैं, तो अगर इम्प्रॉपर वे में अगर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो वही बता रहा है, तो अब देख लेते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशंस बेसिकली यही हैं कि दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस रिएक्शंस एंड आल्सो फॉर द सॉल्यूशन इन विच रिएक्टिंग स्पीशीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक, or this theory is mainly applicable for the simple bimolecular reactions but fails for complex reactions. It considers molecules to be hard sphere and ignores structural aspect of molecule. चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैटलिस्ट के। क्यों, जैसे हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं वो तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाता है, जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। ठीक, और फिर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होगा। ठीक, और कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी हमने देख लिया कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। और हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, हमारी जो है मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक, और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स के बारे में हमने देख ही लिया। तो अगर हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस में कंपेयर करें तो हमारा जो है गैसियस फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा लिक्विड के कंपेयर में, फिर लिक्विड में ज़्यादा होगा किससे, सॉलिड के कंपेरिजन में। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये बेसिकली क्या बताता है, it is clear from the following diagram that in a curve at t plus 10, the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy gets doubled, leading to doubling the rate of a reaction। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है जो कि कभी कभी एग्जाम में बनाने के लिए पूछ देता है, जो किसके किसके बीच में बनता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनता है। ठीक, तो ये एक बनता है कि एट टेम्परेचर टी पे बनाते हैं ये ग्राफ, मतलब कोई भी टेम्परेचर एक टी ले लेते हैं और एक कोई टी प्लस 10 टेम्परेचर पे, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को और बढ़ा दें तब कौन सा ग्राफ बनेगा, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा उसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक, तो हमने आर्रेनियस इक्वेशन एक होता है, आर्रेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपान में आर टी। ठीक, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, और ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ए कुछ हमारा एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं आर्रेनियस कांस्टेंट। ठीक, और ये हमारा जो इक्वेशन है फाइन, ये आर्रेनियस इक्वेशन है। ठीक, तो आर्रेनियस इक्वेशन में होता क्या है,
इसके जो हमें सारे टर्म्स इसके पता होने चाहिए कि ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, तो इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम इससे इसको आगे हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, के अपान ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का ई ए अपान में आर टी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हम ये देखें कि जो हमारा ये E इक्वल टू माइनस का ई ए अपान आर टी है, इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन फैक्टर। ई की पावर माइनस का ई ए अपान आर टी को ही हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, एल एन की फॉर्म में ले रहे हैं, एल एन के माइनस का एल एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ई ए अपान में आर टी, कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई ए अपान का आर टी, कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से होगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपान में 2.303 आर टी। ये हमारा कुछ फाइनल इक्वेशन निकल कर के आया जो कि लॉग के फॉर्म में है। ठीक, ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत है। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपान में 2.303 आर टी। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए अगर लिखें तो क्या होगा, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए अगर हम लिखें तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, log k1 इज इक्वल टू log a माइनस का ए तो कांस्टेंट है तो दोनों रिएक्शन में ए जो है सेम ही रहेगा, माइनस का ई ए अपान में 2.303, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी दोनों रिएक्शन में, तो आर और टी की वैल्यू जो है T1 लिख देंगे। ठीक, सिमिलरली फॉर टेम्परेचर 2 लिखेंगे, टेम्परेचर 2 के लिए अगर लिखेंगे तो लिखेंगे log K2 इज इक्वल टू log A माइनस का ई ए अपान में 2.303 आर टी टू। ठीक, अगर हम इन दो इक्वेशंस को आपस में डिफरेंस कर दें, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू ये अपान में 2.303 आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। ठीक, अब हम log की प्रॉपर्टी लगा करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ आएगा कुछ log K2 अपान में K1 इज इक्वल टू ई ए अपान में 2.303 आर और 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, कुछ इस तरह की वैल्यू आई। ये हमारा कुछ एक रिलेशन आया। तो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, और ये हमारे जो K1 K2 हैं ये रेट कांस्टेंट हैं, तो रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, तो इनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी याद रखने की ज़रूरत है। तो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरह का हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जो कि है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ये तो मैंने पहले भी बताया कि जो जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो
कम हो जाता है, जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। फिर दूसरा है एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन। तो रेडिएशन के एक्सपोजर में क्या होता है, रेट ऑफ सम रिएक्शंस आल्सो इंक्रीजेज व्हेन रिएक्शन आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो अगर हम उनको रेडिएशंस के प्रेजेंस में अगर कराएं तो उनसे जो होता है, क्या होता है, उनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा एक रिएक्शन है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये एक वेरी स्लो रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इसको रेडिएशन के प्रेजेंस में कराएं, रेडिएशन को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू करेंगे तो 2HCl में कन्वर्ट होगा, जो कि एक फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक, तो इस तरह से हम ये एक्सपोजर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर हम मैंने जितने भी फार्मूलेज यहाँ पर डिराइव करा के आपको दिखाए हैं, उन फार्मूलेज को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।